हरियाणा में कई तरीके के बड़े बदलाव अलग अलग पार्टियों में देखे जा रहे हैं। जहां कल बीते दिन ही कांग्रेस की तरफ से अपने 11 साल बाद संगठन का विस्तार किया जाने को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है। और अगर इनेलो की बात की जाए, चाहे एनएलडी की बात की जाए, तो इसमें भी कई बड़े बदलाव अब आने वाले दिनों में नजर आएंगे। हमारे साथ आदित्य देवीलाल इस समय मौजूद है। सर, संगठन का विस्तार सभी पार्टियों में हो रहा है, चाहे जेजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की तरफ से 11 साल बाद संगठन का विस्तार। अगर इनेलो की बात की जाए तो किस तरीके के साथ अभी इनेलो भी जो है किस तरीके से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है संगठन के विस्तार के लिए, लोगों के बीच में दोबारा से वही छवि लाने के लिए कैसे काम कर रही है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव के बाद सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल करते हुए जो कार्यकर्ता पार्टी के साथ विपरीत परिस्थितियों में रहे उन सबको हमने जिम्मेवारियां देने का काम किया है। इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, हमारे सारे जिला प्रधान, हमारे हल्का के अध्यक्ष और सबका हमने घोषणा करके संगठन को बड़ी मजबूती प्रदान करने का काम किया है। हमने 36 बिरादरी को साथ लेके एक संगठन को और मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत अब हमारे जो जिला कार्यकारिणी है उनकी घोषणा हो रही है। हर रोज़ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है उसकी पदाधिकारियों की घोषणा हो रही है। इसके साथ साथ हमारा हल्का जो है, हल्के के अंदर शहरी प्रधान और हमारा हल्का अध्यक्ष, उसके यूनिट्स भी बहुत से हल्कों में डिक्लेयर हो गए हैं और प्रक्रिया चल रही है। निश्चित तौर पे इंडियन नेशनल लोकदल वापस उसी मैं कहूँगा, हम जो कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल का गांव का कार्यकर्ता था, जो कुछ समय के अंतराल के अंदर जब पार्टी का विभाजन हुआ कहीं ना कहीं मायूस था, और आज हकीकत में वो कार्यकर्ता बड़ा जोश में है और इंडियन नेशनल लोकदल को भरपूर समर्थन सहयोग, कार्यकर्ता स्वेच्छा से पार्टी के साथ संगठनात्मक तौर पर जुड़े हैं। सर, आपने विभाजन की बात की। अगर विभाजन से अगर देखा जाए तो आपको नहीं लगता इनेलो और जेजेपी, चूँकि जाहिर है भाई भाई वाल पहले रहे हैं, तो इकट्ठे होकर अगर हरियाणा में 29 की तैयारी अगर करते हैं तो लगता है दोबारा से वही वर्चस्व या वही जो रूप जो देवीलाल साहब से समय में होता था वो दोबारा से नज़र आ सकता है, या फिर अलग थलग? क्योंकि जब एक साथ, जैसे पंजाब में भाजपा और अकाली दल का रहा है, सेम उसी तरीके से आपका हरियाणा में रहा है। देखिए, प्रकृति का नियम है, क्योंकि जो प्रकृति है वो नियम के अनुसार चीज़ें बिछड़ती हैं, चीज़ें मिलती हैं, आगे बढ़ते हैं, और हालात कब क्या रहें इसका किसी को कोई अंदाज़ा आगे नहीं होता। निश्चित तौर पे बहुत मजबूत संगठन था, लेकिन विभाजन होने के बाद कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में कमज़ोरी आई। लेकिन अब वापस से जब हालात आपने देखे कि पिछला जो अलायंस था बीजेपी और जेजेपी का, कि इस तरीके की हरियाणा के अंदर लूट मची, किस तरीके की हरियाणा के अंदर घोटाले उजागर हुए, और सरकार ने एक, मैं ये कहूँगा, एक डिक्टेटरशिप के ना दिखाते हुए तमाम चीज़ों को दबाने का काम किया। एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, किसान आंदोलन, जिसके अंदर किसानों पे मैं ये मानता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं उनके हक और हकूक़ की अनदेखी की गई। उस वक़्त लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि कौन किसानों के हक में खड़ा होगा, कौन किसान के लिए बोलेगा। तो अभय सिंह चौटाला पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा विधायक था जिसने किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया। हम लोग जब पढ़ते थे स्कूलों में, और उसके बाद जब भी राजनीतिक तौर पे आया करते लोगों के बीच में, तो बड़े बड़े नेताओं का भाषण सुना करते थे कि हिंदुस्तान में 70% किसान बसता है। अगर आप अंदाज़ा लगाओगे कि 70% अगर फार्मर कम्युनिटी है, तो उसके अंदर जितने भी नेता निकल के आए वो खेत और खलिहानों से निकल के आए। चौर देवीलाल जी ने हमेशा खेत और खलिहान की राजनीति की, गाँव देहात की। बहुत से ऐसे नौजवान, ऐसे किसान पढ़े लिखे जिनको वो मुख्य धारा में पॉलिटिक्स में लेके आए ताकि वो आम जन का और देहात का भला कर सकें। किसी ने पूरे हिंदुस्तान में, ना किसी मेंबर पार्लियामेंट ने, ना किसी मेंबर राज्यसभा ने, ना किसी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में, इतने सूबे हिंदुस्तान के अंदर है, किसी सूबे ने और किसी सूबे के नेता ने इस्तीफा नहीं दिया। पूरी मूवमेंट के अंदर एक लॉन्गेस्ट और एक लार्जेस्ट मूवमेंट था किसान आंदोलन, और मैं ये मानता हूँ कि ये इतिहास में लिखा जाएगा। हर चीज़, अध्याय जो है वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। और ये जब लिखा जाएगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया और पूरी ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ रहे थे जो ताकतें किसान को दमन करना चाहती थी, किसान को क्रश करना चाहती थी, एक नीति को मारना चाहती थी, जो नीति
चौधरी देवीलाल जी की थी, जो सोच थी, उस कहीं ना कहीं उस सोच को ख़त्म करने का जो उसके प्लान था। बावजूद भी कारण क्या आप मानते हैं कि आप लोग सिमट कर सिर्फ 2 पर रह चुके हैं? भाजपा ने इतिहास रचा, हरियाणा में तीसरी बार आज तक सरकार नहीं बनी है, और कांग्रेस जो है जिसका दावा था वो 37 पर सिमट कर रह गई। कारण आप अभी आपने कोई खंगाला है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से सर्वे कराए जा रहे हैं, सर्वे ये उन्होंने ये करे हैं कि 25 गांव कुछ ऐसे निकले हैं जहां पर कभी जीतने पर उन्होंने जीत के बावजूद भी वो सर्वों में लगे हैं और एक संगठन विस्तार में भाजपा लगी हुई मैं है। उसी बात पे आ रहा हूँ। आपने सबसे पहले सवाल किया कि राहुल गांधी चंडीगढ़ आए संगठन को लेके। राहुल गांधी को तो सबसे पहले अपनी पार्टी से उन तमाम लोगों को निकालना चाहिए जो बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे थे, सर कौन सी? जिन्होंने बीजेपी को मदद किया और जो जो बीजेपी को सत्ता में लेके आए। आज पूरा हरियाणा जानता है कि ऐसे कौन लोग थे जो बीजेपी के साथ मिले हुए थे कांग्रेस के। और राहुल गांधी, मैं समझता हूँ अभी नौसिखिया है, अभी वो उन मगरमच्छों को ढूंढ नहीं पा रहे, जो ब्लैक शीप्स हैं उनको ढूंढ नहीं पा रहे कि वो कौन सी है जो कहीं ना कहीं पब्लिक सेंटिमेंट के खिलाफ, क्योंकि पब्लिक नहीं चाहती थी, आम जनता नहीं चाहती थी कि बीजेपी आए, लेकिन उन लोगों ने कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ अंदर खाते सहयोग किया और बीजेपी की सरकार बनाने में अहम योगदान दिया। इंडियन नेशनल लोकदल, निश्चित तौर पे हमारा एक ही विधायक था, वोट परसेंटेज हमारा बहुत लो था, लेकिन इस चुनाव में हमने विधायक संख्या भी हमारी बढ़ी और हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। अब क्योंकि जब चुनाव का दौर होता है तो शायद जो बात कोई समझाना चाहे वो लोग नहीं समझ पाते थे। हालात थे कि लोगों के मन में विचार था कि बीजेपी को सत्ता से हटाना है, और एक बहुत बड़ी, एक मैं ये मानता हूँ एक लहर थी, लोगों के अंदर एक विचार पैदा हो गया कि हमने बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना। आम जनता बीजेपी के खिलाफ वोट डाल रही थी, उसके बावजूद भी बीजेपी सत्ता में आ गई। 15 दिन बाद हरियाणा के लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि ऐसी काली भेड़ें कौन सी थी जिन्होंने बीजेपी का सहयोग किया। मैं आपको पूरी सुनूं। तो जब एनालिसिस हुआ तो सारी बात समझ आई कि जो वेव कांग्रेस का जो हल्ला और जो कांग्रेस की वेव थी, किस तरीके से इन लोगों ने बैकडोर बीजेपी का साथ दिया। आज उनकी ये हालत है कि वो गांव में नहीं जा सकते, आज उनकी हालत है कि उनके चेहरे बेनकाब हो गए, उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। आज कल जो मीटिंग हुई राहुल गांधी की, जब तक ये लोग बैठे हैं, कौन से लोग हैं? ऐसे लोग, मैं कहना नहीं चाहूँगा, जनता बता देगी, आपको भी पता है, ऐसे लोग बैठे हैं, ये कभी कांग्रेस को, ना तो ये कभी कांग्रेस के थे और ना ये हरियाणा के थे। जब हरियाणा अलग हुआ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी उस टाइम जॉइंट पंजाब में कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने लिख के दिया कि हरियाणा अलग नहीं होना चाहिए। अब आप मेरा इशारा समझ गए होंगे भी ऐसे कौन से लोग थे जो चाहते ही नहीं थे कि हरियाणा बने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन ऐसे लोगों के हाथों में खेल रहे थे जो हरियाणा के हितों को ख़त्म करने के लिए लगे हुए थे। सर हुड्डा परिवार का जिक्र बार बार होता है, इस बार भी जो शैलजा हुड्डा और सुरजेवाला गुट रहा, हालांकि कल कहा ज़रूर गया है, लेकिन आपको कहते हुए कहते हैं ना दूर से विपक्ष में, क्योंकि आपने कहा कि ब्लैक शिप्स हैं, जनता को भी पता है, हरियाणा के लोगों को भी पता है, तो लगता है कि आपसी चलते ही इनका ये हालात रहा। देखिए पिछले 15 सालों से कांग्रेस तो है ही नहीं, यहाँ तो एक बाप और बेटे थे, उन्होंने पार्टी को हाईजैक कर रखा था। मैं तो अब ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी में इतनी ताकत है क्या कि इन लोगों को बाहर कर दे। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर राहुल गांधी पॉलिटिशियन है तो सबसे पहले तो एक्शन ये कर लेना चाहिए, जो वो बार बार स्टेजों में बोलते हैं, कभी बेंगलोर में बोलते हैं कि स्लीपिंग, तो उनको एक झटके में निकाल के मारो। लगता है आपको उनको निकालने के बाद मैं तो ये हो सकता है कि वो इनको निकाले और ये सारे इकट्ठे हो गए। जी जो था 23 क्या था, उससे तो राहुल गांधी डर गया। जब ये सारे इकट्ठे हुए तो राहुल गांधी डर गया, उसको ये लगा कि ये तेरे को इटली ना भेज दे वहाँ बेटे को। तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में कमज़ोर है, कांग्रेस की लीडरशिप कमज़ोर है और कांग्रेस इनर फाइटिंग में है। जनता से कोई लेना देना नहीं है उनका, हरियाणा के लोगों से या देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं। वो तो ये लगे हुए हैं कि हम हर जगह अपने पारिवारिक तौर पे जो लोग स्टेटों में बैठे हैं वो अपने परिवार से बाहर किसी चीज़ को, पार्टी को, कांग्रेस को जाने नहीं दे रहे। यही कारण इनके हार का सबसे बड़ा। इसका फ़ायदा आप लोग को लगता है कि 29 में आप लोग उठा पाएंगे? देखिए हमने कभी फ़ायदे के लिए पॉलिटिक्स नहीं की, हमने जनता के हितों के लिए बात की
और इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल जी के समय से लेके ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अगर फ़ायदे की राजनीति करते तो इस्तीफा क्यों देते किसान आंदोलन में? और हम तो वो, हमारा खून तो फाइटर्स ब्लड है, हम तो जनहित के लिए सड़कों पे भी आते हैं, जनता के हित के लिए हम सरकार के सामने लड़ते भी हैं, हम दुबक के बैठने वाले लोग नहीं हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को अगर जेल हुई तो किस बिना पे हुई? कोई भ्रष्टाचार थोड़ी था, कोई पैसे का लेन देन थोड़ी था। अरे अपने कार्यकर्ता को किसी को अगर नौकरी दी है तो क्या भ्रष्टाचार की चीज़ है? वो कार्यकर्ता जो पीढ़ियों से हमारे साथ जुड़ा हुआ था, और उसके लिए अगर हम लोग फैसला ले सकते हैं और चौटाला साहब अपनी उस उम्र में अगर वो जेल जा सकते हैं, तो चौधरी देवीलाल का खून जो है वो डरने वाला नहीं है। वो हमेशा जनता के लिए लड़ा है। चौधरी देवीलाल जनता के लिए लड़ते थे, ओम प्रकाश चौटाला लड़ते थे, आज अभय सिंह चौटाला लड़ रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो जाहिर है एक फ़ाइट ज़रूर जारी है। 29 की तैयारी तो सभी पार्टी ने अभी से शुरू कर दी। हालांकि अभी जो सरकार बने 1.5 साल ही हुआ है भाजपा की, जहां भाजपा सर्वों के दौर में लग चुकी है। वहीं अगर इनेलो की बात की जाए तो इन्होंने भी शुरू कर दिया है, क्योंकि 29 कहा जाता है कि समा कैसे निकलता है पता नहीं चलता। लेकिन ब्लैक शिप्स का ज़रूर उन्होंने जिक्र किया कांग्रेस में, कहा है कि अगर वो ब्लैक शिप्स कांग्रेस से निकलते तभी कांग्रेस का जो है विकास भी हो सकता है और कांग्रेस में बड़ा बदलाव हो सकता है। उनकी इनर फाइट जो बहुत ज़ोरदार चल रही है। कैमरामैन अजेंद्र के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।